नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम, जय हो हिंद की सेना। जय हो हिंद की सेना। सर, एक तरफ हमारे देश में ऐसी जमात है जिसको अभी भी सबूत चाहिए, और वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि 10 तारीख की रात को हमने तय किया था 11 को भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत ने 10 तारीख की रात को ही हमारे एयरबेस ठोक दिए। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आता ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग कितना बेवकूफ लोग हैं, बुद्धिविहीन लोग हैं। मुझे अपशब्द कहने में खराब लगता है, लेकिन ये लोग सचमुच में इधर अपर स्टोरी खाली है, एम्प्टी स्पेस है, और दो भरा हुआ है, वो कचरा भरा हुआ है। झूठ भी बोलने नहीं आता है। ये भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले क्या बोला था, आज क्या बोलना है, और दोनों में कंट्रडिक्शन हो जाता है। मैं शहबाज शरीफ को बताना चाहता हूं, जब युद्ध देश में युद्ध का बादल मंडरा रहा हो, देश नमाज नहीं पढ़ता है। देश 24/7 अलर्ट मोड में रहता है, हरकत में। ये मिलिट्री टीचिंग है। तुम इसका मतलब है कि 3:25 तक तुम सो रहे थे और नमाज पढ़े, उसके बाद तुम युद्ध की तैयारी का प्लान कर रहे थे। ये खाली कवर अप स्टोरी है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमको बहुत नुकसान को हमको झेलना पड़ा, तो मुल्ला मुनीर ने बोला कि ये क्यों एडमिट कर लिया आपने, हम नुकसान हुआ है। तो ये कवर अप स्टोरी है कि हम भी तैयार थे, हम भी हरकत। दुख की बात है कि वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के परमिशन के बिना एक शब्द नहीं बोल सकता। यदि गलती से बोल देता है तो शब्द को कवर अप करने के लिए एक नया कहानी, नया झूठ को जन्म देता है। ये तो हालत है पाकिस्तान का। और फिर मैं रिपीट करता हूं, जो आर्मी सोती रहती है जंग के माहौल में, वो आर्मी क्या लड़ेगी? जो आर्मी रियल एस्टेट का धंधा करती है, 18 ऑर्गेनाइजेशन है जो मीट बेचते हैं, तेल का बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, वो क्या लड़ेगी? जिसके आर्मी चीफ करोड़ों की प्रॉपर्टी अमेरिका में, इंग्लैंड में बनाते हैं, और यहाँ के आवाम के लोग 800 रुपए किलो टमाटर खरीदते हैं, वो क्या लड़ेगी? ये लोग सोल्जर नहीं है। सोल्जर का अपना कैरेक्टर होता है, सेना का एक अपना कैरेक्टर होता है। सेना का कैरेक्टर है कि देश को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाओ, देश को जंग में विजय दिलवाओ, देश को यूनाइटेड रखो, शांति कायम रखो, आर्मी को यूनाइटेड रखो। एक फ्रंट पे यदि सक्सेस हुआ है पाकिस्तान आर्मी का, बता दीजिए। हमारे साथ 4 युद्ध किया, चारों हारा, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, इस बांग्लादेश बन गया बांग्लादेश। तुम्हारा आर्मी डिवाइडेड आर्मी है, एक प्रो इमरान खान आर्मी है, प्रो मुनीर आर्मी है, एक और जो बॉयज ग्रुप है पाकिस्तान में, जिसमें जनरल बाजवा, रिटायर्ड ऑफिसर्स और रिटायर्ड ISI चीफ्स वगैरह हैं, उसमें जरदारी भी है। तो पाकिस्तान आर्मी तो डिवाइडेड आर्मी है। तुम्हारे ऑफिसर्स तुमको चिट्ठी लिखते हैं कि रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। 2,500 से ज्यादा रिजिग्नेशन लेटर तुम्हारे ऑफिस पहुंच चुका है। तुमने विंडिक्टिव ग्रुप में कितने लोगों का कोर्ट मार्शल किया है जब चीफ बने उसके बाद? तुम्हारे कोर कमांडर्स तुमसे खुश नहीं है। तुम भिखमंगा देश बन गए हो। तुम्हारे लूट के कारण पाकिस्तान फकीर हो गया है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, हम सीधे आते हैं, जो मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने एक और बहुत अच्छी बात राजस्थान में कही कि या तो तुम रोटी खाओ, नहीं तो हमारे पास गोली तो है ही। संदेश साफ है, बातचीत कुछ नहीं होगा। जो कोई देश छरप रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने शांति करवा दिया, उनको भी पता है ये नौटंकी है, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है। ये मुल्ला मुनीर थरथरा के अमेरिका को टच किया, सब जगह गया। हमारे DGO ने उसका फोन उठाने से मना कर दिया। सेकंड बार फोन किया तो उठाया हमारे DGO ने, उन्होंने बेग किया कि शांति दीजिए, प्लीज शांति दीजिए। तो ऐसा है। और कुछ लोग जो हिंदुस्तान के अंदर, जो आपने कहा हाफ फ्रंट सिनेरियो, मैं कहना चाहता हूं कि ये हाफ फ्रंट नहीं है, ये 1.5 फ्रंट है। एक चीन, एक फ्रंट, दूसरा पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट, तीसरा जो हाफ फ्रंट है, जो जयचंद हैं, जो पाकिस्तान का गीत गाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं,
वो हाफ फ्रंट, जो धर्म के नाम पे हिंदुस्तान के साथ दगा करते हैं, वो हाफ फ्रंट। और एक फ्रंट है जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्सा है, राष्ट्रद्रोह करते हैं। तो हम 2.5 फ्रंट नहीं, हम अब 3.5 फ्रंट लड़ाई की बात कर रहे हैं। और समय आ गया है कि ये 1.5 फ्रंट को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा उत्थान हो रहा है, जैसे जैसे हम आर्थिक पावर, अभी 10वां पोजीशन से मोदी जी 5वां, और उसके बाद चौथा, और उसके बाद तीसरा पे आने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो लोग तो पेट में दर्द होगा। देखिए, मैंने बचपन में जो गांव में पॉलिटिक्स देखा था, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैं व्यापक रूप में वही पॉलिटिक्स देखता हूं। देयर इज नो डिफरेंस। जो मैंने गांव में ईर्ष्या देखी, जलन देखा, द्वेष देखा, दो परिवारों के बीच में ईर्ष्या देखा, उसी का व्यापक रूप है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वही चीज, सेम चीज, डिट्टो। और मैंने क्या देखा गांव में? मैंने देखा कोई पड़ोसी खुश नहीं होता है आपके विकास से। यदि मैं सैनिक स्कूल गया तो किसी पड़ोसी ने कहा, अरे तो जवान बनेगा, अफसर थोड़ी बनेगा। ईर्ष्या की लिमिट देखिए। अरे सैनिक स्कूल से कोई जवान बनता है क्या? सैनिक स्कूल से अफसर बनता है, जवान नहीं बनता। मैं हंस दिया, मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया। तो वही ईर्ष्या है। और विदेशी लेवल पे मैं कन्विंस्ड हूं, कोई अपना नहीं है। सिर्फ ब्रैकेट ए में मैं 2 देशों को डालता हूं, रूस और इजराइल। वो ब्रैकेट ए में है, वो काफी हद तक मेरे दोस्त हैं। उसके बाद में कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब मुकाटेरियन हैं, सब बनियागिरी कर रहे हैं, मेरा क्या मेरा क्या। वही नहीं, हमारा चेन पुलिंग कर रहे हैं। जब किराना हिल्स में स्ट्राइक हुआ और धुआं निकला, रेडिएशन निकला, तो अमेरिका क्यों भागा? अमेरिका, पाकिस्तान, क्या गोपनीय बात है? पाकिस्तान के न्यूक्लियर होल्डिंग में अमेरिका का क्या रोल है? ये अमेरिका को जवाब देना चाहिए। मैं सब जानता हूं, लेकिन बोलूंगा नहीं, डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए। क्यों भागा अमेरिका? क्यों इमरजेंसी टीम उसकी आई? सवाल यह है। तो ये मान के चलिए, जब मिस्टर ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, हम लोग कितना छड़पे थे। लेकिन मैं उस समय भी, मुझे याद है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, उस चैनल पे मैं था और मैंने बोला था कि मिस्टर ट्रंप का पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट और मोदी जी का पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट। देयर कैन नॉट बी 2 फर्स्ट। या तो अमेरिका फर्स्ट होगा या इंडिया फर्स्ट होगा। और ये जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्लैश ऑफ फर्स्ट का इंटरेस्ट क्लैश होगा। किसका इंटरेस्ट पहले? वही भिड़ंत होगा, वही भिड़ंत होगा। मिस्टर ट्रंप खुश नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता पहले तो चाइना थ्रेट कर रहा था, अब तो इंडिया आ रहा है, थ्रेट कर रहा है। और जो हम साउथ ईस्ट एशिया में दादागिरी का अपना बेस बनाने चाहते थे, चाहे पाकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस, एयरफोर्स बेस बनाना चाहते थे, वो धीरे धीरे तो डगमगा रहा है। तो डगमगा रहा है तो फिर तो कष्ट है, इसको रोको। पर जनरल सर, आपने मुल्ला मुनीर की बात की। मुल्ला मुनीर अब एक नया राग लेकर आया, क्योंकि पानी की दिक्कत होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में। अब कह रहा है कि कोई हमारा पानी कैसे रोक सकता है, ये रेड लाइन है हमारे लिए। सर, ये तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि पानी रोका गया हमारा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो मान क्यों नहीं लेते? एक्ट ऑफ वॉर हो गया है, करे ना कार्रवाई भारत के खिलाफ, मजा ले एक बार और। अंजू, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। बहुत ही शुगर कोटेड पिल मैं दूंगा, क्योंकि बहुत ब्लंटली बोलूंगा तो लोगों को बहुत कष्ट हो जाएगा। मुझे आज तक जवाहरलाल नेहरू की सोच समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आया वो कैसा व्यक्ति। आपने अयूब खां के साथ इंडस वाटर ट्रीटी क्यों साइन किया? नॉर्मल रूल है विश्व स्तर पे, आप जितने वाटर एग्रीमेंट हुए हैं आप देखिए, जो रिपेरियन स्टेट है, जो बड़ा स्टेट होता है, उसको 80% पानी जाता है और छोटे देश को 20% जाता है। ये पहला उदाहरण है विश्व में जहां छोटे देश को 80% गया, हमको 20% गया, और भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये पहला देश है। दूसरा, कहानी यही नहीं खत्म होती है। ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद क्या ये सच नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू 5 जगह
गए पिकनिक मनाने? आप देश के साथ देशद्रोह करते हो और 5 जगह जाते हो पिकनिक मनाने। 5 जगह पिकनिक के लिए जवाहरलाल नेहरू को अयूब खान ले गया था, और पिकनिक में क्या हुआ होगा? आप तो बुद्धिमान हो, आप तो जर्नलिस्ट हो, समझ रही हैं ये किस तरह का व्यवहार है। आप हिंदुस्तान को आपने गड्ढे में डाल दिया और आप पिकनिक मना रहे हो। आप वहां ट्रीटी साइन करने गए थे कि पिकनिक मनाने गए थे? और वही नहीं, ये हाथ काटने के बाद, हिंदुस्तान के बाद, आपने पैसा दिया पाकिस्तान को कैनाल बनाने के लिए। क्या आपने लोकसभा को कॉन्फिडेंस में लिया? उनका परमिशन लिया? लोकसभा में ये प्रपोजल पास हुआ? ये जो लोग यहां उछल उछल के डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और जब लोकसभा में हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा आप लोग बिना बात के तिल का ताड़ बना रहे हैं। इस आदमी ने इस देश के लिए इतनी समस्या खड़ा कर दिया है, मैं बहुत ही विचलित हो जाता हूं। बहुत इस आदमी ने देश को बर्बाद किया। इसका जो फॉल्ट लिस्ट है इतना बड़ा है, हर एक डेग पे पंगा, हर एक डेग पे पंगा। क्यों इसको प्रधानमंत्री बनाए? जो 13 चीफ, जो स्टेट के कांग्रेस के 13 चीफ थे, उन्होंने तो इसके लिए वोट नहीं किया। क्यों गांधी जी ने इसको बनाया? और जब गांधी जी से पूछा गया तो कहते हैं कि हमारे बीच में एक ही अंग्रेज है, जवाहरलाल, जो अंग्रेजों से बात कर सकता है। मैं क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अंदर में मुझे सब कुछ है पता है, नहीं बोल सकता है, पर दुख होता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी हमारे गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ था, हमारे कमजोरी का बहुत बड़ा प्रदर्शन था। तो मोदी जी ने एक्चुअली, मुल्ला मुनीर ने सोचा नहीं था कि मोदी जी इस तरह से थप्पड़ मारेंगे। जब आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो ना, तो आप मिस कैलकुलेट कर जाते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को पढ़ने में गलती खा जाते हो कि ये हम करेंगे तो क्या खोएंगे और क्या पाएंगे। क्या पाया? 26 लोग की मौत हुई, इनोसेंट लोग, अनाम लोग, और तुमको मिला क्या? पानी छीन लिया गया, छीन लिया गया। मोदी जी तुम लोग को तड़पा तड़पा के मारेंगे। सूखे की मार होगी, अब बाढ़ की मार होगी। जब पानी मांगोगे तो पानी देंगे नहीं, जब नहीं मांगोगे तो ओवरडोज पानी का देंगे, तब तुम उल्टी करोगे। आगे आगे देखो बच्चों, तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम लोगों ने गलत नंबर डायल किया। तुम मोदी जी को जानते नहीं हो। मोदी जी चुप रहते हैं बहुत अल्प शब्दों में। वो 10 साल पहले कुछ बोल देते हैं। 10 साल IWT बेंच में डालने से 10 साल पहले उन्होंने कहा था खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। अरे बेवकूफों, 10 साल पहले का सेंटेंस तुम याद कर लिए होते कि एक दिन जी मोदी जी ये गेम खेलेंगे। तुम लोग को बुद्धि तो है नहीं। यदि तुम इंटेलिजेंट होते तो मोदी जी का चरित्र, उनके हर एक शब्दों को एक एक सेकंड तौलोगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कर सकता है हिंदुस्तान? तब तुम तैयार रहोगे मोदी जी को फेस करने के लिए। बेवकूफ लोग, तुम लोग तैयार क्या रहोगे? 3:25 पे तुम नमाज पढ़ रहे हो। जो सेना सो रही है 3:25 में नमाज पढ़ रही हो, क्या लड़ेगी? तो मोदी जी ने साफ कर, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा अपना बैटल रेडी है। देखिए 100% मोदी जी का माइंड कोई नहीं पढ़ सकता इस धरती पे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम छोड़ के उनका माइंड कोई नहीं पढ़ सकता। मैं कन्विंस्ड हूं। उनका जो इधर चलता है ना चक्र, उस चक्र को कोई नहीं पढ़ सकता। कभी कभी मैं भी भौचक्का खा जाता हूं, अरे क्या कर दिया इन्होंने। तो मोदी जी का, लेकिन मेरी जो बैटल रेडी है, मोदी जी थूक के चाटने वालों में से नहीं है। IWT को उन्होंने थूक दिया, चाटेंगे नहीं फिर। वॉट एवर बी द कॉस्ट, जो कीमत होगा हम चुकाएंगे। देश को चुकाना पड़ेगा। यदि सजा देनी है तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, उठाएंगे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा खून बहेगा, बहाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहा के सदा के लिए समस्या को खत्म करेंगे। मेरी अपनी सोच है। दूसरी सोच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा बताता हूं। मोदी जी ने कहा क्या कैबिनेट क्या पास किया?
एनी एक्सपोर्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मोदी जी ने तो तलवार रख दिया गर्दन पे पाकिस्तान, और ये सांप है, ये तो डसेगा, तो तलवार चलेगी। तो कब डसेगा, कब तलवार चलेगी, उसका तो डेफिनेट टाइम फ्रेम है ही नहीं। तो जब इस दोनों चीज का डेफिनेट टाइम फ्रेम नहीं है, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर कैसे खत्म हो सकता है? ये तो नया वॉर डॉक्ट्रिन बना दिया मोदी जी ने। ये तो वॉर डॉक्ट्रिन ही नया है। सर मॉक ड्रिल भी तो हो रहे हैं ना, तो मॉक ड्रिल से भी तो Correct. पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ये Correct. क्यों हो रहे हैं। उनको तो लग रहा है 3 दिन में सिंदूर ऑपरेशन खत्म हो गया, तो ये क्या है? ना 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 ना, मैंने कहा ना, एक मैं फिल्मी डायलॉग मारता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा और सिंदूर तेरा नाम रहेगा, तो चलता रहेगा। नहीं हिलता, नहीं खत्म होता ये, नो क्वेश्चन, होना भी नहीं चाहिए। मैं कन्विंस्ड हूं, मैं सांप पे विश्वास कर सकता हूं। चीन, पाकिस्तान और एक और देश, मैं नाम नहीं लूंगा, उस पर मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता, कतई नेवर। और मैं जब शतरंज का चाल खेलूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा ये तीनों देश हमें धोखा देंगे। आई विल नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि उस कैलकुलस, मेरे कैलकुलस में साफ है, ये मुझे धोखा देंगे। शिवाजी जानते थे कि अजमल खां धोखा देगा, तो बाघ का नाक पर के गए थे और मार दिया था उसको। मोदी जी तैयार रहते हैं, ये धोखा देगा, इसकी सजा क्या होगी, वो भी तैयार रहते हैं फ्रेम में, माइंड में वो भी तैयार रहता है इशू। तो ये मुल्ला मुनीर कुछ भी कर ले, ये एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान में समस्या क्या है, ये दो ही चीज कर सकते हैं, आतंकवाद और प्रोपेगेंडा। तीसरा इनको कुछ नहीं आता है और कुछ कर भी नहीं सकते। और प्रोपेगेंडा जो वॉर के कई स्वरूप होते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, वॉरफेयर ऑफ फेक नैरेटिव क्रिएट करना, ये सब स्वरूप है। ये फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान की चीफ और आईएसआई ये मास्टर है, उनका जो डीजी आईएसपीआर है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, वो सबसे बड़ा झूठा है, खाली झूठ परोसता है खाली। और इनका टारगेट कौन है? पाकिस्तान की आवाम। आप देखिए कि इसको इतने जूते पड़े हैं और ये बोल रहा है कि हम जीत के जश्न मना रहे हैं। कैसा देश है ये? और वहां के बेवकूफ लोग मान लेते हैं, इनको बताया जाता है कि हम 65 जीते, 71 जीते, 99 जीते। ये कैसा देश है? आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जाता है। पता नहीं किस बात का ये मेडल रिबन पहनते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जूते खाने के, हारने के, किस बात का रिबन? हम लोग को तो जैसे मैं श्रीलंका गया था तो पवन का हमको मेडल है, ले में नौकरी किया तो हाई एल्टीट्यूड का मेडल है। इनको किस बात का मेडल मिलता है, मुझे आज तक नहीं समझ। या रंजीत सर, और अगर ये 1971 का वॉर जीते थे तो 2 टुकड़े कैसे हो गए इनके? और अगर ये अभी का वॉर जीत गए हैं तो पानी किसने बंद कर दिया इनका? फिर सवाल ये है, जिस आदमी में भ्रम हो, जिसके माइंड में कचरा हो, जैसे दुर्योधन के मन में कचरा था, तो एंड रिजल्ट विनाश ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था जब शांति दूत के रूप में आए थे? मैंने शांति की बात करने में आया था, मैं पूरा हस्तिनापुर को बचाने आया था। तुम दुर्योधन युद्ध चाहते हो तो लो युद्ध लो। और धृतराष्ट्र को क्या कहा था? अपने बच्चों के 100 पर रोओगे, उसके लिए तैयार हो जाओ। सवाल यह है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जो उन्होंने रश्मि रथ में जो लिखा था, मैं बताना चाहता हूँ। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और संस्कृत में कहावत, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ईश्वर आपको खत्म करना चाहता है तो पहले वो बुद्धिविहीन आपको कर देता है, जैसे दुर्योधन को कर दिया था। जब द्रौपदी ने पूछा था कि हे माधव, कहीं दुर्योधन मान गया शांति के लिए तो क्या युद्ध नहीं होगा? क्योंकि उसने अपना इंसल्ट नहीं भूला था। वो आग से, अग्नि से निकली हुई महिला थी, वो मंगला देवी थी। उसको कौरवों के विनाश के लिए उसने जन्म लिया था। उसने कहा, हे माधव, कहीं संधि तो नहीं हो जाएगी? इसे मुझसे ज्यादा विश्वास दुर्योधन में रखो तुम। वो नहीं मानेगा। मैं एक गांव भी उसको बोलूं देने के लिए, वो कुछ नहीं देगा। इसलिए तुम एकदम रिलैक्स रहो,
युद्ध होगा, तुम चिंता मत करो। तो वही हुआ। सर, जैसे कि अब आप देखो, हमारे 7 डेलीगेशंस बाहर गए, बात हो रही है बालाकोट की, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो एक जमात ये कहती है कि 2014 से पहले भी हमने कई बार स्ट्राइक किए, एक लिस्ट लेकर आ गए हैं, लेकिन हमने कोई बात नहीं की। सर, आर्मी कार्रवाई करे सीमा पार जाकर पाकिस्तान जैसे देश पर, और आप उसके बारे में बखान ना करें, तो ये कांग्रेस के नेताओं की इस टीका टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो 2014 से पहले भी की, लेकिन उसका ढिंडोरा नहीं पीटा? ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे मेरे गांव में मेरे चचेरे भाई थे, अरे हम परीक्षा में टॉप किए हैं लेकिन अखबार में नाम नहीं आया। टॉप किए तो नाम तो आना चाहिए ना भाई। प्रत्यक्षम की प्रमाणम, सबूत दो ना। तुम ही तो सबूत मांगते हो, तुम ही तो मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो। बालाकोट का बोला चिड़िया मरा, कुछ कबूतर मरे थे, तो सबूत दो ना। तुमने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस का यदि गलती का जो देश के साथ जो गद्दारी किया उसका यदि लिस्ट में बनाऊं तो मेरा ख्याल 10-12 पेज पहुंच जाएगा। बर्बाद कर दिया इस देश को। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सह मिलता रहा कि ये कमजोर देश है, सॉफ्ट स्टेट है, थप्पड़ मारते रहो, खाली ये होगा हम इसकी निंदा करते हैं, बस कहानी वहीं खत्म। ओबामा ने जब मनमोहन सिंह से पूछा था कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तान को संदेश दिया, सबक सिखाया, तो उन्होंने कहा एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर का देश का प्राइम मिनिस्टर ये सोच रखता है, और किसके इशारे पे, किसके इशारे पे? सवाल ये पैदा होता है कि सुपर पीएम पे सवाल ये होता है कि आप जब आदमी जानता है कि मैं इनसे पंगा लूंगा, ये कुछ नहीं करेंगे, तो मैं पंगा लेता रहूंगा। देखिए जब मैं डर होगा, अरे बाप रे पंगा लेगा, ये मेरी गर्दन काट देगा, मैं तो कभी ना पंगा लूं, बिल्कुल थोड़ी हूं, मैं पंगा कभी ना लूं। पाकिस्तान जानता था। अरे जब मणिशंकर अय्यर जाता है कि मोदी को हटाओ, जब कांग्रेस का सो कॉल्ड सुपर हीरो विदेश जाता है, उसके सब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं पाकिस्तान के मुसलमान आईएसआई के लोग, ये क्या संदेश है? मैं कन्विंस्ड हूं कि देश में एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया जाए कि ऐसे ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को 30 दिन के अंदर मतलब जजमेंट सुनाया जाए एंड आउट ऑफ पॉलिटिक्स। नहीं तो ये नहीं मानेंगे। ये वन फ्रंट के हिस्सा है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तुम आप कल्पना नहीं कर सकती हो कितना खतरनाक है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसे मारा गया, किसने मरवाया? हम लोग क्यों यूनाइटेड नेशंस में गए, सीज फायर क्यों करवाया? जब आर्मी चीफ ने कहा था कि हमको 1 महीना दो, हम पूरा का पूरा कश्मीर ले लेंगे। यार आर्मी चीफ कह रहा है मुझे 1 महीना दो, क्या जल्दी थी? एडवीना के कहने पे एडवीना नचाती थी आपको, आप नाचते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। मुझे समझ में आता है, हमें इंडिपेंडेंस मिला तो 16 अगस्त को हमने क्यों नहीं पूरा आर्मी का कंट्रोल आर्मी चीफ को दे दिया? क्यों नहीं? फिर हम सीएनसी क्यों रखे अंग्रेज को? और वो सीएनसी पाकिस्तान को भी देख रहा था और हिंदुस्तान को भी देख रहा था। तो जब दोनों को देख रहा था तो मेजर ब्राउन अटैक कैसे लीड करवाया पाकिस्तान से कश्मीर में? एंड हु वाज मेजर ब्राउन? ब्रिटिश ऑफिसर। तो यहां का सीएनसी क्या कर रहा था? उसके परमिशन के बिना मेजर ब्राउन ने पंगा किया। एक विदेशी ताकत को उठाकर फेंके हो और कमांड कंट्रोल बागडोर उसके हाथ में रखे हुए हो। बारे जवाहरलाल, वाह वाह रे तेरी सोच। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आता उसकी सोच का, किस मिट्टी का वो बना हुआ था। कैसे सीएनसी हो सकता है हिंदुस्तान का 16 अगस्त को एक ब्रिटिश ऑफिसर? उसको 15 अगस्त की रात को विदा कर देना चाहिए था और पूरा कंट्रोल हिंदुस्तान के पास। हमारे वल्लभ भाई पटेल तो जिंदा थे, वो सब संभाल लेते। एडवीना ने नचाया और लोग नाचे। दुख इस बात का। या
सर अभी जो हालात है उसमें जिस तरह से ये मुनीर, ये शहबाज कभी तुर्की जा रहे हैं, कभी अजरबैजान जा रहे हैं, कभी ईरान जा रहे हैं, सर क्या करने जा रहे हैं वहां पर? क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या पूछने जा रहे हैं वहां पर? और फिर चाइना भी गया था इनका वो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, क्या करने जा रहे हैं सर ये वहां पर? हथियार चाहिए इनको और? देखो ऐसा है, मैंने कहा ना पाकिस्तान स्पेशलाइज करता है आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, जिसका मैंने एक स्वरूप बताया था, फेक नैरेटिव, परसेप्शन वॉर, नैरेटिव। ये सब जगह जा रहा है, उसके 2-3 मकसद हैं। पहला, पैसा इकट्ठा करो। दूसरा, कुछ इक्विपमेंट सपोर्ट दो। तीसरा, मॉरल सपोर्ट दो। चौथा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक परसेप्शन क्रिएट करो कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए, धर्म की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, इस्लाम की विजय हुई। ये है, यही कहानी है। और पाकिस्तान के लोग इतने मतलब इनोसेंट बोलूं या बेवकूफ बोलूं, पता नहीं क्या है, कि उनको समझ में नहीं आता कि फेक नैरेटिव है। जिस देश में ये बताया जाता है 65 वॉर जीते, 71 वॉर जीते, उस देश का क्या बोलूं? उस बुद्धि पे मैं क्या कमेंट करूं? वो प्रत्यक्ष है। तो बांग्लादेश कट गया, तुम्हारा एक बाजू कट गया गब्बर, तुम्हारा बाजू कट गया गब्बर। तुम अभी भी बोल रहे हो मैं जीत गया, जीत गया। तो ये मैं बताता हूं, मैं कन्विंस्ड हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान की समस्या का फाइनल सॉल्यूशन यही है, या तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े या पाकिस्तान की मौत। मैं रिपीट करता हूं, या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े या पाकिस्तान की मौत। और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, नो टॉक्स। इंदिरा गांधी ने, हमने बैटल जीत के दिया, आपने सब कुछ शिमला में गवा दिया। नेगोशिएट कर रहे थे, भुट्टो को क्या कहा था आर्मी ने? इंदिरा जो मांगती है दे देना, लेकिन प्रिजनर सब लेके आना वापस 93। क्यों नहीं पीओके ले लिया उस समय? हमारे 27 एयरफोर्स के अफसर जेल में थे, क्यों नहीं वापस लिया? उनके 93,000 लौटा दिया, अपने 27 एयरफोर्स ऑफिसर्स नहीं ला पाई इंदिरा। लोगों ने दुर्गा माता बना दिया, बारे दुर्गा माता। क्या हमें मिला 71 वॉर का एक्सेप्ट कि बांग्लादेश को दिया? और देखिए उसका व्यवहार अभी देख लीजिए बांग्लादेश। क्यों नहीं एक स्पेशल मैकेनिज्म किया कि डिफेंस फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश का हम देखते हैं? क्यों नहीं किया? इंडिपेंडेंस दे दो, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए था ना। तुमको नया क्षेत्र दिया, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स हम देखेंगे, क्यों नहीं किया? क्यों लौटा दिया प्रिजनर्स विदाउट एनी दिस थिंग? और भुट्टो ने अपनी बेटी को, जानते हो बेनजीर को क्या कहा था? उसको बोला देखो तुमको मैं पॉलिटिक्स सिखाने के लिए चल रहा हूं, चलो देखो मैं इंदिरा को कैसे पलटता हूं। अब हारी हुई बाजी जीत जाता हूं। वही किया उसने, बेनजीर को साथ ले गया था कि हारा हुआ व्यक्ति नेगोशिएटिंग टेबल पे जीत जाता है और जीता हुआ व्यक्ति हार जाता है। और लोग हिंदुस्तान में उसको दुर्गा माता बना देते हैं। वाह रे दुर्गा माता, वाह। पीओके हम ले लेते उस समय, सिंध ले लेते, बलूचिस्तान ले लेते, 27 ऑफिसर्स ले लेते। एक और हमको भी समझ में बात नहीं आती है, जो हम जंग में जीतते हैं खून बहा के, हम लौटा क्यों देते हैं? वो जमीन हमारा है। इजराइल का पॉलिसी फॉलो करो, जो जमीन हम जीते वो हमारा सदा के लिए। हमको घोषणा करनी चाहिए हर एक युद्ध के पहले, जो जमीन हम जीते कभी नहीं लौटाएंगे, किसी कॉस्ट पे नहीं लौटाएंगे। हमने खून बहाया है उसके लिए। क्या फौजियों का खून सस्ता है? वो पानी है, हमने बहाया है, हमने कीमत अदा की है। लोग हिंदुस्तान में पता नहीं कैसे कैसे को हीरो बना देते हैं। सर जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए, राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर थे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा पहले तो वो 2 आतंकवादी जो यूएन के चार्टर में भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, मसूद अजहर और हाफिज सईद, उसको पाकिस्तान हमें सौंपे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फुल फ्लैश तरीके से नेवी काम करती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो अभी हो जाते। देखो अंजू, आपने जो सवाल पूछा कि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि नेवी कर सकती थी और हमने किया नहीं क्योंकि एक मौका दिया पाकिस्तान को। देखिए हमारे पास ट्रायड फैसिलिटी है। ट्रायड मतलब हम एयर प्लेटफॉर्म, जमीन प्लेटफॉर्म और पानी के प्लेटफॉर्म से, तीनों से हम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस बात को जानता है। और जब हमारे नेवल शिप्स कराची के बाहर
पार्क किए हुए थे, सी में थे, तो पाकिस्तान भी जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। देखिए, बहुत कुछ पर्दे के सामने दिखता है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे नहीं दिखता है। जब प्रधानमंत्री जी जो फैसला लेते हैं, जो पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होती है बातें, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, फौजी होते हुए भी हमारे पास नॉलेज नहीं आता है, तो जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत बैलेंस डिसीजन लिया जाता है। आवेश में आके कोई फैसला मोदी जी नहीं लेते हैं। उनका एक एक चीज मूव जो होता है कैलकुलेटेड होता है, एकदम कैलकुलेटेड। क्या करें क्या होगा, क्या करें क्या होगा। तो वो और जैसे किस किसान बिल उन्होंने कहा था किसान के हित में किया, राष्ट्र हित में वापस लिया। वो राष्ट्रहित क्या था, मुझे आभास है क्या राष्ट्रहित था। वो जो मैं 1.5 फ्रंट की बात कर रहा हूं, लोगों ने क्या प्लान किया था, मुझे आभास है। तो राष्ट्रहित में मोदी जी ने कर दिया कैंसिल। वो तो किसान के लिए भले का था, और ये तो किसान विद्रोह था ही नहीं, ये तो बिचौलियों का विद्रोह था। तो कहने का मतलब है कि जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कहते हैं इस बात को, तो समझिए कि हमारे पास क्षमता थी और किसी जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजन के माध्यम के आधार पर कुछ ऐसा फैसला लिया गया जो लिया गया, तो उसका सम्मान करना चाहिए हमको। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत कुछ परसेप्शन वॉर हमको जीतने की जरूरत होती है। परसेप्शन वॉर खाली ये नहीं कि हथौड़ा उठा माथा फोड़ दो, माथा तुम फोड़ सकते हैं, बट माथा फोड़ने से पहले एक चक्रव्यूह बनाना पड़ता है जिसमें पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरना पड़ता है। वही घेरा जा रहा है, और सबसे बड़ी सजा है इंडस वाटर की। इसीलिए तो मुनीर बोल रहा है रेड लाइन ड्रॉ कर दिया। अरे बेवकूफ, रेड लाइन तो कब का ड्रॉ कर दिया, अब कितनी बार ड्रॉ करूं। तो बेनजीर का बेटा ने कहा था कि या तो पानी बहेगा खून बहेगा, नहीं तो खून बहेगा। तो खून का तो दिखाई नहीं पड़ रहा भाई। कुछ करो ना, तुम लोग खाली उछलते रहोगे, नाक तोड़ देंगे, भेंगी देवो भेंगी देवो भेंगी देवो, तो भेंग के तो दिखाओ। वो भेंगी देवो कब तक चलता रहेगा यार, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कुछ करो तो सही ताकि हम भी रिएक्ट करें। खाली अपने आवाम को कंफ्यूज करना और इंप्रेस करना ऐसे नहीं चलेगा ना, करके दिखाओ। अपनी सेना को बैटलफील्ड में भेजो, हमारे सामने भेजो, अपना हथियार इस्तेमाल करो ना भाई। करते क्यों नहीं हो, बोलो कम करो, तब मजा आए ना। ये कुछ नहीं कर सकते, जानते कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। खाली अंडा बेच सकते हैं, मीट बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, जमीन हथिया सकते हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी अमेरिका में ले सकते हैं, बस दैट्स इट। 18 आपने फौज को कोई सुना है जो खेती करती हो? क्या यही क्या फौज है, खेती करती है, रियल एस्टेट। उनके सोल्जर्स ब्रोकर हैं, तो ब्रोकर एक सैनिक कैसे हो सकता है? तो सर, अब तो जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है, पीएम मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा, उसके बाद पाकिस्तान में और ज्यादा सनसनी फैल गई है, और ज्यादा डर गए हैं वो। उनको लग रहा है मॉक ड्रिल करे, पता नहीं कौन सी कार्रवाई रात को हो जाए। तो अब देखते हैं सर क्या असर होता है इन सब चीजों का पाकिस्तान पर। लेकिन आपने समय निकाला, बड़े ही विस्तार से इस विषय पर बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और जय हो हिंद की सेना। जय हो हिंद की सेना।